क्वेश्चन नंबर 441, रेशियोज या इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है ज़बैद एक्सपैंड बोल दें। एक्सपैंड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। हम हमेशा याद रखिएगा, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रेशियो में मैंने आपको जब पढ़ाए थे उसको कहा था कि रेशियो आम तौर पे यूजुअली जो है वो हमारे पास थ्योरी ज्यादा होती है, कैलकुलेशन बहुत कम होती है। तो यही आपके साथ होगा कि इसमें कैलकुलेशन के मार्क्स इस क्वेश्चन में आपको बहुत कम नजर आएंगे, थ्योरी के मार्क्स ज्यादा नजर आएंगे। अगर हम रिक्वायरमेंट ए को पढ़ते हैं तो कहते हैं कैलकुलेट द मिसिंग रेशियो। कोविट एक कंपनी है, इसके अंदर कोवर्ट, उसके लिए आप मिसिंग रेशियोज निकालो। मिसिंग रेशियोज कौन से हैं? देखो सामने ऊपर ही लिखे हुए हैं। एक ये रेशियो मिसिंग है जो इसके लिए है, इसके लिए नहीं निकला हुआ। एक ये रेशियो मिसिंग है जो इसके लिए नहीं निकला हुआ। और एक ये रेशियो है जो इसके लिए दूसरे के लिए नहीं है। तो मिसिंग रेशियो कौन से हैं ये पता चल गया कि प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, पेएबल के डेज जिसमें उसने कहा है कि परचेज से डिवाइड नहीं करना, कॉस्ट ऑफ सेल से करना, और डेट और इक्विटी का गियरिंग फार्मूला लिखा हुआ है। लिखा क्या है? ऑल लीज लायबिलिटीज आर ट्रीटेड एज डेट एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स शुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक हो गया भाई, जो तुम कहो वो सही है। फिर 12 मार्क के लिए कहता है कि आप पोजीशन ऑफ कैंडल एंड कोवर्ट पे आप कमेंट करेंगे फॉर द ईयर एंड, और इसके बाद आप डिस्क्राइब करेंगे, यानी सिंपल आप अपनी लॉजिक बताएंगे कि क्या फर्दर इंफॉर्मेशन आपके पास यूजफुल होगी एक्सपेंड की व्हेन मेकिंग अ एक्विजिशन डिसीजन। कौन सी मजीद इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी अगर आप किसी दूसरी कंपनी को जिसका नाम भी लिखा हुआ है तो उसको खरीदने का डिसीजन लो। सिंपल, एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है और उससे पहले उस कंपनी के कुछ रेशियोज को देख के अपनी और उस कंपनी की परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन चाहते हैं, और आपसे ये पूछते हैं कि इसके अलावा कोई और डेटा की जरूरत है, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है। तो हम कहेंगे ठीक है हम बता देंगे, हमें सवाल तो पढ़ने दो। तो ठीक है हम बताएंगे। इस क्वेश्चन में हम फॉर्मेटिंग या ड्राफ्टिंग का तरीका भी सीख लेंगे कि किस तरह से इसको ड्राफ्ट करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को पूरा रीड किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चीजों को याद रखना। मिसिंग रेशियो निकालने तो न्यूमेरिक्स का क्वेश्चन है, वो तो बड़ा आसानी से हो जाएगा ए पार्ट। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं, फिर बी पार्ट में आगे थ्योरी की कमेंट्री लिखेंगे। कौन कौन से रेशियोज मिसिंग है, नाम मैंने हाईलाइट कर दिए बातों बातों में ही। तो हम उन रेशियोज को उठाते हैं और उनके नाम लिखते हैं। किसके लिए निकालना है? हमने हमने निकालना है कोवर्ट के लिए ना, तो डेटा उठाते वक्त कोवर्ट वाला कॉलम उठाना। हेडिंग लगा दी हमने, मिसिंग रेशियोज फॉर कोवर्ट। ठीक है जी, कोवर्ट के मिसिंग रेशियोज निकालो। पहला मिसिंग रेशियो का नाम क्या है? प्रॉफिट मार्जिन। और लिखा भी है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बेसिस पे निकला हुआ है। हमें फार्मूला पता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, लेकिन कौन सा प्रॉफिट लोगे? एक रेशियो और मिसिंग है ऊपर, ये रोज। ठीक है, आवाज आ रही है ना आपको? जी जी। प्रॉफिट मार्जिन के लिए उसने खुद लिखा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला प्रॉफिट लो। कोवर्ट के लिए काम कर रहे हैं, कोवर्ट का ये वाला कॉलम चल रहा है, ठीक है, जिसको हम खरीदने का सोच रहे हैं कि हम 12 मिलियन में इसको खरीद लेंगे वगैरह वगैरह। कोवर्ट का प्रॉफिट ढूंढो भाई बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला। तो सर ये बिफोर टैक्स तो दिया हुआ है, इसमें अगर मैं इस इंटरेस्ट को प्लस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकला हुआ नहीं है। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट को ऐड बैक कर लोगे, तो पीबीआईटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी। कितना आएगा? 4,900। 49। हाँ जी।
4900 डिवाइड करना जी है से। सेल्स इज हाउ मच सर? सेल इनकम स्टेटमेंट ऊपर कीजिए। एली सेल, एली सेल, ओके 40,000 सर। एक मार्क तकरीबन मिल गया है, सुभान अल्लाह। कितना आया? 12.25। जी अपने पास आ गया कितना? 12.25। 12.25। तो मैं राउंड करूं तो 12.3 कर दूं, या 12.25 दो डेसिमल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक डेसिमल हुआ है ना, तो एक डेसिमल पे राउंड करके एक रेशियो हो गया। 4 मार्क है, एक मार्क मिल गया। ऊपर हम रोज को छोड़ चुके थे, तो अब रोज को लेके आएंगे। ROCE। वैसे हमें फार्मूला याद है कि प्रॉफिट लेते हैं कौन सा वाला? इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले वाला। PBIT ही लेते हैं और डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल कैपिटल इम्प्लॉय। एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, या कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो जी सही है। अब कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी करें या एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करें, बात एक ही है। बस ये बात याद रखना, इसने खुद बोला है कि जो लीज है ना वो एक डेट है, जो कि आपने कैपिटल एम्प्लॉयड में भी लेना है। तो हमें पता है भाई लीज जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी ही होती है। सही है, जब तक कि वो करंट में ना हो। तो लीज जो नॉन करंट में होगी उसको हम जरूर ले लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी हमने निकाला 4,900 एज अबव, ये ऊपर निकाला है ना, सेम वही से उठा लिया मैंने। अब हमने करना है कैपिटल एम्प्लॉयड की वर्किंग, कितना आएगा? 14800। जैसे कि यहाँ ये नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। कितना आ रहा है टोटल आपके पास? नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी। इक्विटी तो ये है ना 5,600, चलो ये ले लिया मैंने, प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। आइए ढूंढते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज को। तो एक लीज है और एक लोन नोट है, दोनों है ना। जी। कितना हो गए दोनों को मिला के? 14800। बहुत टोटल अच्छा। कंप्लीट। क्या क्वेश्चन में और कोई नॉन करंट लायबिलिटी नजर आ रही है सर? और कोई नॉन करंट लायबिलिटी नजर नहीं आ रही, लेकिन अल्फाज जो क्वेश्चन के हैं ना उस पर ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ है इसने, ये पढ़ो। क्या लिखा हुआ था सर? लीज को हाँ डेट लेना है और उसको रिटर्न ऑन कैपिटल की वर्किंग के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड में यूज करना है, यही लिखा हुआ। लीज इज टू बी ट्रीटेड एज अ डेट एंड मस्ट बी यूज्ड इन रोज वर्किंग इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर हमने ले तो ली लीज, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? ये ले ली हमने बेटा, एक लीज और भी तो है, ये ली। सर वो तो करंट है। हाँ मुझे पता है करंट है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला कि लीज की जो लाइबिलिटी नहीं लिखा है, ये देखो ये प्लूरल लिखा है, लाइबिलिटीज एस लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज एस खुद बोल रहा है। लीज की लाइबिलिटीज जिस तरह की भी लीजेस है उन सारी की सारी उठा लो और उन सबको आप कैपिटल एम्प्लॉयड में डालो। अगर ये लाइन नहीं होती तो हम ये 1,000 को कभी भी नहीं लेते, करंट लायबिलिटी को कभी भी नहीं लेते।
ये एग्जामिनर की ख्वाहिश है, ख्वाहिश, तो उसकी ख्वाहिश को हम मानेंगे, वरना वो हमें चमाट मारेगा। और एग्जामिनर की चमाट जो है वो अराउंड 40 to 50,000 पर पेपर कॉस्ट की फॉर्म में पड़ती है। राइट और रॉन्ग? जी। आंसर परसेंटेज क्या आई बेटा? 31%। ये 1000 वैसे नहीं लेना, हाँ, कभी भी। ये इस क्वेश्चन के लिए खास, जी। वरना ये कभी भी कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आ सकता। ऐसा करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में लिखेला है, इसलिए अपन ले रहा है। राइट? ओके। ट्रेड पेएबल पेमेंट पीरियड भी निकालना है यूजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा भाई, जबरदस्त, हमें फार्मूला याद है ना? कॉस्ट ऑफ सेल से डिवाइड जी। करेंगे इंटू 365। कॉस्ट ऑफ सेल भाई, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल भाई, भाई किधर है, भाई किधर है? सर 32,800 नजर आ रही है हमें तो। अच्छा भाई, ओके, मान लिया। नाराज क्यों होते? सर न्यूमिनेटर में पेएबल लिखना है, पेएबल करंट लायबिलिटी में आपको मिलेगा सर। कितना है? 2100। आंसर आया कितने दिन? 23। हमें 3 मार्क मिल गए हैं, लेकिन जो एग्जामिनर को ध्यान नहीं देके बच्चा करेगा उसका रोज का मार्क कट जाता। ठीक है। और चौथा रेशियो जो निकालना है, मिसिंग है, वो है गेयरिंग का। गेयरिंग का फार्मूला है, 2 होते हैं, इसलिए पेपर में आपको गेयरिंग का फार्मूला एग्जामिनर बता देगा। डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी इंटू 100। इक्विटी तो हमें पता है 5,600 है। राइट और रॉन्ग? जी। इक्विटी 5,600 है। डेट बताओ कितना है? सर 9,200 है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि लीज जो है ना वो उसको लेना ही लेना है, ये तो है। लीज इस क्वेश्चन के लिए खास खुसूसी हुक्म है कि लीज इज द थिंग विच यू आर गोइंग टू टेक। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वरना हम लीज को कभी भी करंट लायबिलिटी वाली लीज को नहीं लेते। ये एग्जामिनर की ख्वाहिश है, तो करंट लायबिलिटी वाली लीज को भी लेना पड़ रहा है, वरना करंट लायबिलिटी वाली लीज को लेना हराम है, मना है। क्योंकि गियरिंग हो या रोज, जब भी हम डेट की बात करते हैं तो नॉन करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। ये सवाल की खुसूसियत है कि इसमें लीज विच इज गिवन इन द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी, वो भी नॉन करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट हो रहा है। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, या आपकी ख्वाहिश नहीं है, या आपके एग्जामिनर की मासूमाना ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से बच्चों ने इस 4 में से सिर्फ 2 मार्क्स ही स्कोर किए थे इस अटेम्प्ट के अंदर, क्योंकि पास पेपर है। तो फिर एग्जामिनर ने कमेंट लिखा कि I don't know why students forgot to take the current liability of leases that is was defined in the requirement to take all the lease liabilities। रूलर लिखा था उसने, लाइबिलिटीज। लेकिन हमारी कौम जज्बाती है, तो जज्बातियत में 2 मार्क्स यार जाया कर गई। गॉट माय पॉइंट? जी सही है। एक डेसिमल पे आंसर बताइएगा, कितना आएगा? 69। 69। दोबारा चेक करो। 10,200 डिवाइडेड बाय 10,200 और 10,000, हाँ 8, सॉरी। 14, 15,800, कितना आएगा? 60। 64.6 आएगा। ठीक है, ओके हो गया। सही है, यही आ रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। बी पार्ट है 12 मार्क्स का। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन असेस द रिलेटिव परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कैंडिडेट एंड कोविड, यानी जो हम हैं
और जो उस कंपनी को हम लेने के बारे में सोच रहे हैं कोविड, और बताओ डायरेक्टर्स को कि एक्वायर करनी चाहिए कि नहीं। याद रखना जब भी असेसमेंट पूछेगा, देखो ये मैं बता रहा हूँ किस तरह से असेसमेंट करनी है, ठीक है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा असेस करो मेरा बच्चा। अब हमारी कौम की आदत है, थोड़ी सी जज्बातियत है, बेयर ऑफ आंसर चल जाता है, लेकिन फॉर्मेट थोड़ा याद हो ना तो आपको चीजें भूलेंगी नहीं। असेसमेंट जब भी करोगे ना तो आप पहले एक इंट्रो लिखोगे, हमेशा याद रखना। इंट्रोडक्शन लिखोगे, फ्री का 1 मार्क मिल जाएगा 12 में से, ठीक है। आगे कुछ लिखो ना लिखो, तेल लेने गया। 1 मार्क के लिए इंट्रो लिखना है, बीच में बकवास लिखनी है, बकवास जितनी लिख सको लिखो, और आखिरी में समरी लिखनी है। ये काम करना है। जब भी असेसमेंट पूछेगा हम इंट्रोडक्शन पे 1-2 लाइनें लिख देंगे, फिर इतनी लंबी चौड़ी बकवास जिसका न सर हो ना पैर, जो दिमाग में आए लिखो, और मैं बताऊंगा कैसे वो भी, ठीक है। और इसके बाद जो लिखा है ना 1 पेज 1.5 पेज का, उसकी 1-2 लाइन 1 पैराग्राफ में समरी बना दो, ठीक है। अब बात सुनो, इंट्रोडक्शन हो गया, समरी हो गई, सर बीच में क्या करेंगे। तो बेटा बीच में आपने कितने रेशियोज की हेडिंग पढ़ी थी, याद करो। सर आपने बताया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, अच्छा। तो हेडिंग लगाना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और उसके बारे में तकरीर शुरू कर देना, उसके रेशियोज निकाल निकाल के शुरू हो जाना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे जब 2-3 पैराग्राफ लिख दो तो फिर हेडिंग लगा देना अगले वाले की, कौन सा था वो, लिक्विडिटी रेशियो, उसके बारे में शुरू हो जाना। करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालना, दिए हुए हैं इस सवाल में तो सारे, और तकरीर करना शुरू हो जाना। और फिर आखिरी में सर आपने गेयरिंग रेशियो पढ़ाया था, गेयरिंग की हेडिंग लगाना और तकरीर करना शुरू कर देना। बात समझ आ रही है। ठीक है। अब सवाल हमारे पास है, ठीक है। अब आप जो पहला पैराग्राफ है ना उसको ध्यान से पढ़ना। मैं पहला पैराग्राफ आपको शेयर करता हूँ, ये जो क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ है, ये जो 4-5 लाइन है ना, सुकून से इत्मीनान से पढ़ो, जल्दी नहीं। कहना क्या चाह रहा है। एक मार्केट है, उसमें 2 कॉम्पिटिटर है। एक चाह रहा है कि मैं उसको टेक ओवर कर लूं। यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए आई है। हम बड़ी मछली है ना, ठीक है। यानी क्या नाम है, कैंडिड है हम, अपन कैंडिड है। अपन ने देखा छोटा मोटा कॉम्पिटिटर आ गया भाई, हमने बोला यार इसको कटाओ यार, इसको अपने खरीद लेते हैं, जान छुड़ाते हैं, ना रहेगा कॉम्पिटिटर, ना पड़ेगी टेंशन, राइट। जी। अब हम एक्सपेंड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बहुत हमने ग्रो किया है, एस्टेब्लिश हो गए हैं। अब 2 कॉम्पिटिटर हैं, कैंडिड और कोविड। ये दोनों हमें तकलीफ दे रहे हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमारे तो फाइनेंशियल्स का डेटा ही नहीं दिया हुआ ना। ये 2 हमारे कॉम्पिटिटर है, और हमारी चाहत हमारी ख्वाहिश है कि हम इनको उठाएं और खा जाएं, ठीक है। जी। इनको खा जाएं तो क्या होगा, इनका तो सारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा। हमारा हो जाएगा, इनके सारे एसेट हमारे हो जाएंगे, लेकिन इनकी सारी लायबिलिटी भी हमारे सर पे पड़ जाएंगी। 100% एक्वायर करेंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे। 12 मिलियन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अब पैराग्राफ जो पहला लिखना है ना, ये कोई रट्टा नहीं बता सकता, कोई टीचर आपको बता नहीं सकता। ये अब आपका दिमाग शरीफ, आपको मैंने पैराग्राफ पढ़ाया, अब आपका दिमाग है मुबारका से पूछो कि ये क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ये इंट्रो में मैं क्या लिखूं, उर्दू में बताओ। दिमाग है मुबारका क्या फरमाता है कि इस इंट्रो में क्या लिखना चाहिए अपने को।
इंट्रो में यही एक्विजिशन का लिखेंगे। सही है। और इसमें हम बताएंगे कि आप ये रिपोर्ट या ये असेसमेंट में क्या करने जा रहे हो। तो आप उसको बताओगे कि भाईजान दो कंपनियां खरीदने का ऑप्शन है, मैं इस असेसमेंट के अंदर एक होशियारी करने जा रहा हूँ। वो क्या होशियारी है, वो ये है कि मैं इस असेसमेंट के अंदर दो एंट्रीज की पैसा प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी लिक्विडिटी और उनकी लायबिलिटी को असेस करूंगा, और जिससे मुझे उन कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अंदाजा होगा, और फिर मैं अपना डिसीजन कुछ हद तक ले पाऊंगा। गॉट माय पॉइंट। सही है। अब हमने करना क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सबसे ज्यादा बकवास लिखी जाती है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कंपैरिजन भी किया जाता है, सारी बातें। तो सबसे पहले जो रेशियोज दिए हुए होते हैं ना, उन रेशियोज पे काम करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कौन सा, रोज दिया हुआ है। पैराग्राफ फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे कि रोज क्या बताता है। रोज हमें क्या बताता है, रोज एक इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जितने भी हैं उन सब का गुरु है, सबका इम्पोर्टेंट है, वो रोज है। यानी हमने पहले डेढ़ लाइन में जो रेशियो के बारे में आप कमेंट्री करने जा रहे हो ना, वो रेशियो की कहानी बतानी, डेफिनेशन बतानी, कि रोज हमें बताता है कि कंपनी किस तरह से यूज कर रही है, इफेक्टिव यूज कर रही है एसेट्स का या कैपिटल एम्प्लॉयड का। ये लिखा, यानी डेफिनेशन ऑफ रोज लिख दी। और फिर इसके आगे कंटिन्यू करके आपने कंपेयर किया। कोविड का हमने निकाला है 31% रोज, और उसका है 62.5। मैं क्या लिखूंगा, द रोज ऑफ कैंडिड इज 62.5 विच इज हायर, हायर यानी मोर देन द रोज ऑफ कोविड विच इज 31%। इसका मतलब रोज की डेफिनेशन लिख के दोनों के रोजेस को लिख दिया। फिर बताएंगे कि भाई जो हमारी कौन सी है कैंडिडेट है, उसका रोज तकरीबन कोविड के मुकाबले में डबल है। कहाँ 31 और कहाँ 62, करेक्ट और रॉन्ग। इसका जी। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कैंडिडेट के जो परफॉर्मेंस एरियाज हैं जिसको रोज कवर करता है, वो सारे के सारे परफॉर्मेंस एरियाज जो है कैपिटल एम्प्लॉयड यानी एसेट की परफॉर्मेंस रिटर्न की फॉर्म में कंपैरेटिवली वो कैडेट की बेटर है देन कोवर्ट। राइट और रॉन्ग। जी। तो ये आपने लिख दिया। फिर आगे आप लिखेंगे प्रॉफिट मार्जिन। इफ वी कंपेयर द प्रॉफिट मार्जिन, एक का है 19 और दूसरे का निकाला था 12.3, करेक्ट। जी। एक का 19, दूसरे का हमने निकाला था 12.3। ये रहा 12.3, 19 और 12.3। यहाँ पे भी कैडेट जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कोविड के मुकाबले में हाई नजर आती है। और ग्रॉस मार्जिन हमें क्या बताता है कि कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है ओवर द सेल्स। और जब हम देख रहे हैं कि एसेट की परफॉर्मेंस भी बेटर है, कौन सी कंपनी की, कैंडिडेट की, और प्रॉफिट वाइज भी कौन सी कंपनी बेटर नजर आ रही है, हमें कैंडिडेट ही बेटर नजर आ रही है। बात समझ आ रही है। सही है। इसके बाद हम थोड़ा सा सेल्स के नंबर से बात कर लेंगे। सेल्स के नंबर्स पे रेशियोज तो हो गए ना, देखो प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज हो गए हैं, रोज पे बात कर ली, ग्रॉस प्रॉफिट पे बात कर ली, ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं की, नेट पे की, ग्रॉस पे भी कर लो कि जब अल्टीमेट नेट प्रॉफिट ही ज्यादा है तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट भी सेम ही रिजल्ट दिखा रहा होगा। सेल्स की बात करो तो सेल्स जो है वो भी कैडेट की कम है, कोवर्ट की सेल्स ज्यादा है। ये तो उल्टा नहीं हो गया, रेवेन्यू, रेवेन्यू वाइज कोवर्ट ज्यादा है,
लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वो ग्रॉस प्रॉफिट हो या वो नेट प्रॉफिट हो, उसमें क्रेडिट जीत रहा है। तो ये क्या चक्कर है? तो इसका चक्कर ये है कि मार्केट शेयर जो है, इससे नजर ये आ रहा है कि कोवर्ट डिस्काउंट्स दे रहा होगा, मार्केटिंग पे बहुत खर्च कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसके रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक्सपेंसेस में चला जा रहा है, इसलिए उसका प्रॉफिट मार्जिन कम है। जबकि क्रेडिट का मार्केट शेयर कम है, कोवर्ट का मार्केट शेयर बड़ा है, उसका कस्टमर बेस बड़ा दिख रहा है। क्रेडिट का मार्केट शेयर कम क्यों होगा? क्योंकि वो खर्चे कंट्रोल करके चल रहा होगा, मार्केटिंग वगैरह पे कम खर्च कर रहा होगा, इसलिए क्रेडिट का प्रॉफिटेबिलिटी में वो आगे है। जबकि रेवेन्यू वाइज कोवर्ट अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि क्या सारी की सारी सेल्स जो है वो क्रेडिट पे तो नहीं है? अगर क्रेडिट पे बहुत ज्यादा सेल हो रही होगी तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम साइन, जो कि हम लिक्विडिटी रेशियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या देखा? प्रॉफिटेबिलिटी में रोज की डेफिनेशन बताई, दोनों रोज को कंपेयर किया और किसका अच्छा है वो बताया। फिर हमने प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या बताता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या बताता है, उनके रेशियोज देखे और कंपेयर किया। फिर हमने सेल्स को उठाया और दोनों कंपनीज की सेल्स को कंपेयर करके उसमें थोड़ा सा मार्केट शेयर और मार्केटिंग एक्सपेंस का टच दिया। गॉट माय पॉइंट? जी। अब इसके बाद हम बढ़ जाएंगे लिक्विडिटी रेशियोज पे। लिक्विडिटी बोलते हैं कैश की पोजीशन, फ्लूस, पैसा। पैसे के बगैर जिंदगी नहीं चल सकती, कंपनी नहीं चल सकती। लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रोंग होना बड़ा जरूरी है। करंट रेशियो दोनों कंपनी का ऑलमोस्ट करीब करीब ही है। एक के पास एक लायबिलिटी के लिए 2.4 के एसेट हैं, एक के पास एक लायबिलिटी के लिए 2.1 के एसेट हैं। करंट रेशियो ये बताता है कि एक लायबिलिटी उतारने के लिए कितने एसेट आपके पास हैं, जिसका स्टैंडर्ड 2:1 है। दोनों कंपनी स्टैंडर्ड के ऊपर हैं, यानी दोनों कंपनी के पास सफिशिएंट करंट एसेट्स अवेलेबल है टू सेट ऑफ द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि बोथ कंपनीज हैव हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन। दोनों 2 से ऊपर हैं, जो मार्केट स्टैंडर्ड होता है करंट रेशियो का वो है 2:1। दोनों 2 को मीट कर रही हैं, इसका मतलब दोनों कंपनी हेल्दी हैं। और हाँ, ये कह सकते हैं कि कोवर्ट का थोड़ा सा हेल्थ ज्यादा बेटर है। दोनों सेहतमंद हैं, कोविड की थोड़ी सी बॉडी अच्छी बनी हुई है, थोड़े डोले शोले बने हुए। बात समझ आई है? जी सही है। इसके बाद इन्वेंट्री का रिसीवेबल और पेएबल के रेशियोज को देख लेते हैं और इस पे थोड़ी सी कमेंट मार देते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग और रिसीवेबल होल्डिंग जो है और पेएबल जो है पेमेंट्स वाला, इस ये वर्किंग कैपिटल रेशियोज हैं। ये हमें बताते हैं कि आपका कैश कितने दिन में रियलाइज हो जाता है। इन्वेंट्री में पैसा फंस जाता है, रिसीवेबल में पैसा फंस जाता है और पेएबल को पैसा लौटाना होता है। पॉलिसी ये होनी चाहिए कि रिसीवेबल से पैसा आए तो पेएबल को देना चाहिए, इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर 30 दिन में रिसीवेबल से आता है तो लायबिलिटीज को 40 दिन में देना चाहिए। ये बात हुई थी, याद है? जी। अब यहाँ पे एक मसला है। रिसीवेबल से जो हमारी ताकतवर कंपनी है कैंडिट, उसको 31 दिन में पैसा आते हैं, 24 दिन में उसको उतारने होते हैं। अल्लाह अकबर। मींस यहाँ पे उसको कैश यूटिलाइज करना पड़ता होगा, या तो ओनर का कैपिटल यूज कर रही होगी या इक्विटी या बैंक ओवरड्राफ्ट पे चल रही होगी, क्योंकि रिसीवेबल को पहले पैसे देने पड़ रहे हैं कि बाद में? पहले देने। नहीं नहीं, पेबल्स। पेएबल्स को पहले देने हैं, रिसीवेबल से बाद में आ रहे हैं। तो पहले चुकाना है, बाद में आना है, यानी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज वीक है। आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट कमजोर है, इसलिए आपको पहले उतारना पड़ रहा है। प्रोक्यूरमेंट भी फॉल्ट पे नजर आ रहा है कि ये किस तरह की परचेजिंग कर रहा है कि 24 दिन में पेमेंट कर रहा है, और हमारी क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है कि 31 दिन बाद पैसे आ रहे हैं।
यानी मुझे 6 दिन बैंक ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस करना पड़ेगा। बैंक अगर नहीं देगा ओवरड्राफ्ट तो फिर मालिक से पैसे शेयर होल्डर से यानी इक्विटी को घुमाना पड़ेगा, रिटेन प्रॉफिट को घुमाना पड़ेगा। वो भी नहीं घुमा सका तो फिर लोन लेना पड़ जाएगा। हराम अलैक। इसके मुकाबले में पड़ोसी कंपनी जो है, जो कि दूसरी कंपनी है, क्या नाम है उसका, कोविड। कोविड। कोविड को 47 दिनों में रिसीवेबल पैसे देता है और इसको 23 दिन में, अल्लाह अल्लाह, 23 दिन में पेमेंट करनी होती है। इसको कितने दिन तक फाइनेंस करना पड़ेगा अपने आप को? 23 माइनस 47 कितने दिन होते हैं? 24। 24। यानी अगर बात करें कैडेट की तो उसको तो 6 दिन के लिए पैसा अरेंज करना है, कोविड को तो पता नहीं कितने 24-25 दिन के लिए पैसा अरेंज करना है भाई। पर डे इंटरेस्ट अगर बैंक ओवरड्राफ्ट पे लगा लो तो एक्स्ट्रा कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट देखो किसकी ज्यादा नजर आ रही है। ये आएगी देखो नीचे, फाइनेंस कॉस्ट देखो, कोविड की ज्यादा नजर आ रही है ना। साबित हो जी। रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। कैसे? कि भाई कैंडिडेट 6 दिन के लिए फाइनेंसिंग कर रहा है तो 250 ऊपर 30 हाई ने 2.5 लाख का हराम सूद दे रहा है, जबकि कोविड तकरीबन 22-23 दिनों के लिए अपने आप को फाइनेंस करवा रहा होगा तो $9 लाख का इंटरेस्ट दे रहा है। हराम, वल्लाही हराम। दोनों ही हराम काम कर रहे हैं। एग्जामिनर हो गई कि जितना ज्यादा आपका रिसीवेबल का दिन कम, सॉरी पेएबल अर्लियर होगा और रिसीवेबल लेटर होगा तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट पे इसका इम्पैक्ट बनता है और आपका पैसा स्टकअप होता है, जिसकी वजह से आपकी लिक्विडिटी दोनों कंपनीज की प्रॉब्लम में है। देखो करंट रेशियो दोनों अच्छे थे, दोनों हेल्थी हैं, दोनों के पास कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला इनके क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट में है भाई। दोनों कंपनी का क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट सो रहा है। जो कैडेट है उसका जो है वो नॉर्मल नींद सो रहा है और कोविड का जो है वो फुल फुल कुछ खा के सो रहा है। समझ रहे हो? ये इतना ज्यादा अंधी, यानी क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है। पेएबल को पैसे देने 23-24 दिनों में आ रहे हैं हमारे पास 70-80 दिनों, व्हाट इज दिस हैपनिंग? तो यहाँ पे हमने कह दिया कि भाईजान हाई रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आपके अनकलेक्टेबल्स को भी बढ़ाता है, आपकी फाइनेंस कॉस्ट भी आपकी सफर करती है और चांसेस ऑफ बैड डेट्स भी बढ़ते हैं। जितना ज्यादा लोगों को रिलीफ दोगे, चांस दोगे, वो उतना ही लेट पेमेंट करेंगे। और कोविड इस हाल में बदहाल नजर आता है। दोनों ही बुरी हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ थोड़े दिन का फर्क है, जबकि कोविड में ज्यादा दिनों का फर्क है रिसीवेबल पेएबल में। कोविड को अपनी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज को देखना चाहिए। हमसे रिकमेंडेशन नहीं पूछी है, हमसे असेस पूछा है, तो हमने बता दिया कि दोनों में यूं 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 है, और जिसका इम्पैक्ट कैश पे, रिसीवेबल के बैड डेट्स होने पे और फाइनेंस कॉस्ट पे ऐसे ऐसे पड़ेगा। लिक्विडिटी में ये कहानी बताई, लिक्विडिटी पार कर दी। आते हैं गियरिंग पे। गियरिंग मतलब दोनों कंपनी में किसका पैसा लगेला है, बाहर वालों का। गियरिंग का ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, देखो अगर डेट न्यूमिनेटर में हो ना, ये फार्मूला जो बोला था उस पर चला है ना, डी न्यूमिनेटर में है, तो ये जो आंसर आया ना इसका क्या मतलब है पता है? इसका मतलब है कि बाहर वालों का 64% है, यानी डेट लगा हुआ है कंपनी में 64.6, तो इक्विटी कितने परसेंट हुई? 100% इन टोटल होता है ना, इक्विटी कितनी हुई? 35.4। और क्रेडिट की बात करूं तो क्या सेटिंग है उसका भी सेटअप देख लेते हैं। 65.8, ओ माय गॉड। तो मालिकों का पैसा कितना लगा हुआ है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 34.2। दोनों कंपनी में बाहर वाले डोमिनेट करते हैं, तभी तो इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है भाई। दोनों कंपनीज में गैर बाहर वाले डोमिनेट करते हैं, डेट ज्यादा है, इक्विटी रेशियो कम है, ऐसी कंपनी को बोलते हैं हाईली गियर्ड कंपनी। और ये लिखने का आधा मार्क मिल जाएगा आपको कि बोथ कंपनीज आर हाईली गियर्ड।
यानी 50% से ज्यादा डेट, यानी डेट बढ़ रहा है, इक्विटी कम दिख रही है, यानी बाहर वालों का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, मालिकों का पैसा कम लगा हुआ है। बोथ कंपनीज आर हाईली गियर्ड कंपनीज, क्योंकि दोनों में इक्विटी कम है। बोथ कंपनीज आर हाईली गियर्ड कंपनीज, द रिलेटिव इक्विटी इज लो। राइट और रॉन्ग? सही है, ठीक है। और हाईली गेट जो है उसके साथ प्रॉब्लम रहता है। हाईली गेट कंपनी को गेयरिंग कॉस्ट देनी पड़ती है। गेयरिंग कॉस्ट, गेयर लगाने की कॉस्ट। हाँ बेटा, गाड़ी को गेयर ज्यादा मारोगे ना तो पेट्रोल हिलेगा ना, ऑयल फर्क पड़ता है। तो इस तरह कंपनी ज्यादा गियर में होगी ना तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक ऐसी कंपनी हो सुभान अल्लाह जिसमें कोई भी इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट वाला लोन ही ना हो, है सब का सब सेठ का माल लगा हुआ हो, तो क्या उस कंपनी को सूद हराम देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। पाकिस्तान वाला हाल है इस दोनों कंपनियों का कि मालिकों का इक्विटी कुछ नहीं है, सब बाहर का है। आईएमएफ का पैसा लगा हुआ है, इसका पैसा, उसका पैसा। तो हर कोई जो है वो महीने के आखिरी पे बोल दरवाजे पे नहीं आता, बोलता है बेटा हमारे दरवाजे पे आके हमारा इंटरेस्ट दे के जाना, वरना देख लेंगे तेरे को। तो हाईली गेट कंपनी को डेटर्स, सॉरी, जो लोन देने वाले हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या लीजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी सुननी भी पड़ेगी, उनको टाइमली इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और हाईली गेट का नुकसान शेयर होल्डर को पता है क्या है? कि याद रखना, प्रॉफिट शेयर होल्डर का होता है डिविडेंड की फॉर्म में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट आ जाता है तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाते हैं। और जब इंटरेस्ट आता है तो हमारा नफा, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो मुझे मिलना था वो मुझे नहीं मिलता। एक गैर आता है और वो पैसा खींच के ले जाता है, और मेरा फिर पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इतना कम होता है कि मैं बोलता हूँ भाई रिटेन अर्निंग में डाल दो, शेयर होल्डर को बोलो चल बे निकल अगले साल देखेंगे। तो शेयर होल्डर के डिविडेंड भी गिर जाते हैं। तो दोनों कंपनीज जो है, अगर इसमें मैं ऑनर बनने वाला हूं, मैं इन दोनों कंपनी को 100% खरीदने वाला हूं, तो मुझे ये बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये दोनों कंपनीज ऑल्दो प्रॉफिट में हैं जरूर, लेकिन यहाँ पे आएगा ना फाइनेंस कॉस्ट, यहाँ इन्होंने टोटल नहीं किया है, ये हमने निकाला भी था ना अभी थोड़ी देर पहले। इसमें एडअप करो 4,900, और इस पे ये एडअप करो तो 4,750। ये इन दोनों कंपनी का पीबीआईटी है। लेकिन मेरे शेयर होल्डर्स को, बीइंग अ पेरेंट कंपनी जेपैट के शेयर होल्डर्स को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें 4,750, $4.75 मिलियन एंड $4.9 मिलियन नहीं मिलने का। कट कटा के ये अमाउंट हमारे हाथ में आएगी, बिकॉज बोथ कंपनीज आर हाईली गेयर्ड कंपनीज। ये बात समझ आती है? सही है। अब इसकी एक एग्जीक्यूटिव समरी होती है, छोटी सी समरी। जैसे हम ये लिखेंगे कि दोनों कंपनी जो है वो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, दोनों सेम लेवल पे ही हैं, दोनों का प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट करीब करीब ही है। लेकिन बस ये देख लेना चाहिए कि रेवेन्यू वाइज कोवर्ट ज्यादा है। हमने अभी देखा था ना शुरू में कि किसका रेवेन्यू ज्यादा था, कोवर्ट का रेवेन्यू। आप परसेंटेज निकाल के भी बता सकते हो कि कोवर्ट का क्रेडिट के मुकाबले में कितना परसेंट रेवेन्यू ज्यादा है। यानी हम ये कहेंगे कि देखो ऑलमोस्ट दोनों कंपनी 19-20 हैं, प्रॉफिट में भी कोई खास इतना कोई फर्क नहीं है, 600 का फर्क है। दूसरा, आप बात करो कि रेवेन्यू की, तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में दिख रहा है कि रेवेन्यू में बहुत बड़ा फर्क है। एक कंपनी ऐसी है जो बहुत ज्यादा हाईली रेवेन्यू जनरेट करती है, परसेंटेज अगर निकालते हो ना तो कोवर्ट का रेवेन्यू 60% ज्यादा आता है क्रेडिट के मुकाबले में। ठीक है, एक ये चीज नजर आती है। सही है। हाँ, क्या, सॉरी। जी सही है। दूसरा, गेयरिंग में बात करोगे तो गेयरिंग तो दोनों की ऑलमोस्ट 64 और 65%, 1% का ही फर्क है। लेकिन उसकी गेयरिंग जो है ना कोवर्ट की, उसमें लीज होल्ड वाले भी शामिल हैं, उसमें लीज होल्ड भी है। यानी उसके ऊपर देखो,
अगर हम उसकी बात करें तो दोनों के ऊपर लोन नोट है, दोनों के ऊपर लोन नोट चढ़ा हुआ है, लेकिन कोवर्ट के ऊपर एक एडिशनल लीज की लायबिलिटी है जिसके बदले में एसेट लिया होगा। तो ये लीज की लायबिलिटी वक्ती होती है, जैसे ही लीज टाइम पूरा हो जाता है वो एसेट हमारा हो जाता है, राइट और रॉन्ग। जी। तो जेपेट को बस एक लाइन हम बता देंगे समरी में कि भाई देखो ये ओवरऑल है कि दोनों कंपनीज सिमिलर लेवल पे हैं, प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, करंट रेशियोज भी सिमिलर हैं, लेकिन रेवेन्यू साइड पे हमें बहुत बड़ा ह्यूज फर्क नजर आता है। और ये भी नजर आता है कि दोनों कंपनीज जो है वो हाई लेवल ऑफ डेट पे खड़ी हुई है, दोनों कंपनीज हाई लेवल ऑफ डेट्स पे खड़ी हुई हैं, दोनों कंपनीज में गियरिंग हाई है। तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर लेना है तो आपको इन रिस्क को एवेल्युएट करने के बाद ही जो है वो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। ये बात समझ आती है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट इसका ये 12 मार्क थे। फिर 4 मार्क के लिए पूछता है डिस्क्राइब what extra information further information you require मतलब जेपेट रिक्वायर्ड। अब इसके अलावा और क्या चाहिए, ये तो सब आ गया है, और क्या चाहिए भाईजान? 4 मार्क के लिए 4 बातें मांग लो। इसमें आपका दिमाग चलेगा, और क्या? हेल्प नहीं करेगा। वो वर्किंग कैपिटल देखेंगे। फाइनेंशियल्स के अलावा नॉन फाइनेंशियल डेटा सोचते हैं, बेटा कौन ज्यादा जवान है कौन ज्यादा बुढ़ा है, हैं? सर ये क्या बात कर दी? बेटा विच कंपनी इज मोर मेच्योर, यानी कौन सी कंपनी कब खुली है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें चाहिए। हो सकता है कोवर्ट जो है वो अभी अभी खुला हो और एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहा हो अपनी बेस बनाने के लिए, उसलिए उसकी सेल वक्त ही ज्यादा नजर आ रही है। आप देखो फूड पांडा जब आता है, कोई भी नई कंपनी जब नई नई खुलती है तो एग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से धबाधब धुम धुम सेल उसकी आसमानों पे होती है, फिर वो आती है औकात पे। करेक्ट? सही है। तो भाई हमें ये तो बताओ कि कौन सी कंपनी कब खुली है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यार ये सेल स्टार्टिंग पीरियड नई नई कंपनी खुली है उसकी वजह से एक आर्टिफिशियल सेल तो नहीं है। जब नई कंपनी खुलती है तो एक पे एक फ्री देते हैं, याद है? नया दूध वाला खुलता है गली में, ये इतनी जबरदस्त एग्जांपल है कि ये याद रहेगी। गली में नया दूध वाला खुलता है तो वो बताइए क्या करता है, 1 लीटर पे आधा लीटर दूध फ्री लेके जाइए, खालिस भैंस का दूध आपके इलाके में बिस्मिल्लाह डेयरी फार्म खुलने की खुशी में 1 लीटर पे आधा लीटर फ्री। ओके सुभान अल्लाह। सेल उस गली के सारे दूध वाले उस 1 हफ्ते तक फारिग बैठे होंगे, पूरा मोहल्ला उस 1 लीटर पे आधा लीटर फ्री की दुकान पे खड़ा होगा। लेकिन जब 1 महीना या 1 हफ्ता या प्रमोशन पीरियड खलास होगा, सब अपने अपने पुराने दूध वालों पे पहुंच जाएंगे और हाजी साहब की दुकान में चिड़िया उड़ेगी अगर उसका दूध की क्वालिटी डाउन हुई तो। गॉट माय पॉइंट? जी सही है। दूध वाले वाला काम हर कंपनी में होता है भाई, बड़ी से बड़ी कंपनी खोल लो। अभी फूड पांडा तो है, अब हमारे कराची में एक आया है क्रेव मार्ट के नाम से, रोज एक ऑफर लगाता है, 1 रुपए किलो चीनी, 1 रुपए का किलो आलू, 1 रुपए की किलो प्याज, रोज एक ऑफर आ रही होती है। कब तक आएगी? जब तक इसके ऑर्डर चलते रहेंगे, जैसे ऑफर देना बंद ऑर्डर खलास, सब वापसी जब फूड पांडा पे जम मारेंगे, राइट? ये सही है। कंपनी कितनी यंग है, ये ऐसे ही लिखा जाता है भाई। Date of incorporation is missing to evaluate how the company is growing and how old the company is। तो ये पहला पॉइंट है, ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। दूसरा, इन कंपनी की स्ट्रेटजी या पॉलिसीज क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी चाहिए भाई। देखो अकाउंटिंग में बहुत फर्क होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आंसर में फर्क आ जाता है, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। वो मेथड पे चल रहे हो, एक एवको पे चल रही है, तो दोनों कंपनीज अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज जो अलाउड मेथड्स है ना आईएएस के, ये कर लो या ये कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं यू भी कर सकते हैं,
जैसे IAS 16 में होता है कि भाई आप डेप्रिसिएशन फुल ईयर इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, या फिर आप मंथ्स पे पोर्शन करो, डिपेंड्स। भैया हमें अकाउंटिंग पॉलिसी तो बताओ कि कौन सी कंपनी कौन सी अकाउंटिंग स्ट्रेटेजी या पॉलिसीज को फॉलो कर रही है, ताकि हम दोनों को लाइक वर्सेस लाइक कंपेयर कर सके। 2 पॉइंट हो गए। कंपनी की एज बताओ, इनकॉर्पोरेशन डेट बताओ, और कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज तो जरा बताओ। फिर कंपनी का जरा बजट तो दिखाओ मेरे भाई, फोरकास्ट तो दिखाओ, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दिखा के हमें बोलते हो कंपनी खरीद। बेटा तुम्हारी फ्यूचर टारगेट्स क्या है? जरा कॉस्ट अकाउंटिंग पे तो चल, कैश बजट तो दिखा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो दिखा बजटेड, यानी मुझे बजटेड डेटा फोरकास्टेड डेटा तो दिखाओ कि फ्यूचर में क्या फोरकास्ट किया है। पास दिखा के बोलते हो कंपनी खरीद ले, ऐसा नहीं चलेगा। करेक्ट। जी। फिर हाँ, वो जो पॉलिसीज में है, तो पॉलिसीज में हो सकता है एक कंपनी जो है वो कॉस्ट मॉडल चला रही हो, एक कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल चला रही हो। भाई पॉलिसीज दो मुझे, अकाउंटिंग पॉलिसी दो, कंपनी की एज वगैरह का बताओ, और मैंने क्या कहा, फ्यूचर बजटिंग। डेटा वगैरह बताओ। 3 तो हो गए, 4 में आगे तो चौथा सोच लेते हैं। चौथा क्या होना चाहिए? कंपनी का फिक्स एसेट रजिस्टर दिखाओ। है, फिक्स एसेट रजिस्टर दिखाओ। क्यों फिक्स एसेट रजिस्टर? इसलिए दिखाओ ताकि पता चले कि कंपनी के एसेट्स में क्या ऐसे एसेट तो नहीं है जो हमारे नॉन करंट एसेट हैं और अब उनकी लाइफ खत्म होने वाली है और बहुत ही जल्द हैवीली कैपिटल एक्सपेंस इंकर्ड होने वाला है। देखो नॉन करंट एसेट की लाइफ खत्म होती है, प्लांट एंड मशीनरी है, बड़ा प्लांट है आपका, उसकी लाइफ खत्म होगी, आपको फौरन से रिप्लेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जी। अब मैं एक ऐसी कंपनी खरीद लूं कि खरीदने के 6 महीने बाद पता चले भाईजान वो मैनेजर उठ के आए, सर अस्सलाम वालेकुम, सर यू आर न्यू बॉस। आप कहोगे हाँ मैं नया नया सेठ, मैं नया नया चौधरी। सर वो जो मेन प्लांट है ना 25 अरब रुपए का, वो बस उसकी 4 महीने लाइफ बाकी है, उसके बाद उसका मेजर ओवरहोल होगा, 10 मिलियन चाहिए, या वो खत्म, नया लेना पड़ेगा, 25 करोड़ रुपया चाहिए। इन्वेस्टर गया वहीं पे हार्ट अटैक, खलास। क्यों? क्योंकि उसने क्या नहीं किया, ये देख खत्म। नहीं था। भाई तू ये देख ले कि कंपनी जिसको तू खरीदने जा रहा है उसकी कोई फ्यूचर में हैवीली कैपिटल एक्सपेंडिचर तो रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए आपको नॉन करंट एसेट की लाइफ देखनी होगी, यूटिलाइज कितना हो गया, रिमेनिंग लाइफ कितनी बाकी है, और ये आपको फिक्स एसेट रजिस्टर होता है एक, जिसको IAS 16 में नॉन करंट एसेट शेड्यूल बोलते हैं, वो मांगना पड़ेगा। और वो नोट्स टू अकाउंट में हमेशा होता है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम मांगेंगे। 4 पॉइंट्स हो गए सर। पांचवा भी कुछ सोच लेते हैं। कंपनी की मार्केट रेपुटेशन, मार्केट गुडविल, मार्केट का थोड़ा एनालिसिस, मार्केट का फीडबैक, ये भी हमें ले लेना चाहिए बिफोर मूविंग ऑन विद द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी। व्हाट माय पॉइंट? जी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था 20 मार्क्स का, जिसको तकरीबन हमने 40 और 20 तकरीबन 1 घंटे में सॉल्व किया है। चाहता तो मैं इसको 15 मिनट में कर सकता था, लेकिन तकरीर आप हो देखो, मैंने कैलकुलेशन शायद 20 मिनट में कर ली थी, बाकी मैंने 40 मिनट तकरीर की है। तकरीर इतनी लंबी क्यों की है? क्योंकि तकरीर के हैं 12 + 4 16 मार्क, और ये तकरीर आपको याद रह गई पेपर के अंदर, आपने लिख ली, आपके मार्क्स हो गए। और नहीं लिख पाए, शॉर्ट मारा, कुछ गड़बड़ कर दी, काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तकरीर पे फोकस, और क्वेश्चन को दोबारा आपने करना है और खुद लिखना। देखो मेरी रिक्वेस्ट है, सॉल्व तो आप कर लोगे, कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं होगा। इसका जो मैंने तकरीर अभी समझाई है ना,
मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको कोशिश करूंगा आज, वरना कल सुबह तक भेज दूंगा। तो इस तकरीर को आपने अपने अल्फाज में लिखना है, और जब लिख लो तो फिर इसका पीछे से आंसर खोलना और उस आंसर को पढ़ना और मेरे अल्फाज पे ध्यान देना, और फिर कोशिश करना कि जो लूप होल हैं या जो मिसिंग चीजें आपने लिखी हैं या जो इंग्लिश में मसला हो रहा है उसको थोड़ा सा कवर अप करना। पीछे आंसर बहुत ज्यादा आइडियल लिखा होता है, आप अगर उस आंसर का पीछे जो क्विक में लिखा होगा उसका 60% मैच कर लेते हो ना, तो आपको 12 में से 10 मार्क मिल जाएंगे। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होता है, आपने 60 to 70% ऑफ दैट स्टैंडर्ड मीट करना होता है बस, जो किट के पीछे आंसर है। ठीक है, सही है। यानी यहाँ पे इसको हम एंड करेंगे।